हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं दीपिका मिश्रा। हम लोग अपनी क्लास को अब स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने कल किसके बारे में पढ़ा था? फूड प्रिजर्वेशन के बारे में, खाद्य संरक्षण के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था कल। उसको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। अब आज हम लोग फ्रेंड्स किसके बारे में पढ़ेंगे? भोज्य पदार्थों में मिलावट यानी फूड अडल्ट्रेशन, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। भोज्य पदार्थों में मिलावट। ओके, जिसको हम क्या कहते हैं? फूड एडल्ट्रेशन। ओके, तो आज हम लोग भोज्य पदार्थों में मिलावट के बारे में डिस्कशन करेंगे। इसमें कौन सी चीजों किसका मिलावट किया जाता है, किस प्रकार से इनका परीक्षण किया जाएगा, किस प्रकार से जानकारी होगी हमें इसमें कौन से पदार्थ मिले हुए हैं। ओके, तो सबसे पहले फ्रेंड्स आप लोग भी देखते होंगे कि इस समय क्या प्रेजेंट टाइम में मार्केट में बहुत ही चीजें ऐसी आ रही है जिसमें मिलावट हुआ है। सपोज दैट हम लोग एग्जाम्पल के लिए दूध को ही देख सकते हैं। आज के समय में जनसंख्या, हमारा पॉपुलेशन इतना अधिक है बट दूध की कमी नहीं है। क्यों? क्योंकि दूध में इतना मिलावट करके आए दिन डेली के न्यूज में सुनते होंगे कि दूध को बना के, नकली दूध बना के बेचा जा रहा है। अब इसका इफेक्ट क्या होगा? इसका इफेक्ट लोग तो अपने आर्थिक लाभ के लिए, इनकम के लिए ऐसा करते हैं, बट उसका इफेक्ट हमारी बॉडी, हमारे स्वास्थ्य पर ही तो पड़ेगा। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ये मिलावट है क्या, कैसे किया जाता है, इसका परीक्षण हम कैसे करें, इसके लिए कौन कौन से मानक तैयार किए गए हैं, सरकार द्वारा कौन कौन से अधिनियम बनाए गए हैं। आज हम इस चैप्टर में इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके, तो भोज्य पदार्थ में मिलावट यानी फूड एडल्ट्रेशन या क्या है? तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि भोजन में या भोज्य पदार्थों में न खाने योग्य पदार्थ को या निम्न कोटि के पदार्थ को मिलाना, जिससे कि विक्रेता को आर्थिक लाभ हो और उपभोक्ता को आर्थिक हानि होती है इससे, और उसके साथ ही साथ उसके स्वास्थ्य पर भी बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है, बुरा प्रभाव पड़ता है, हानिकारक प्रभाव पड़ता है। इस क्रिया को ही हम क्या कहते हैं? मिलावट कहते हैं। तो विक्रेता अपने लाभ के लिए भोज्य पदार्थों में मिलावट करता है, जिससे उपभोक्ता को आर्थिक हानि के साथ साथ स्वास्थ्य पर भी हानिकारक प्रभाव पड़ता है। इस क्रिया को हम भोज्य पदार्थ में मिलावट कहते हैं। अब ये जो होता है मिलावट, या कैसा होता है? दो प्रकार का होता है। एक होता है जो मतलब स्वयं जानबूझकर किया जाता है, और दूसरा हमारा क्या है? जो अनायास स्वतः ही हो जाता है। तो ये मिलावट से पहले आप इसको नोट कर लीजिए कि फूड एडल्ट्रेशन है क्या, फिर टॉपिक वाइज आपको समझाती हूँ। तो भोजन में ना खाने योग्य पदार्थों, भोजन में न खाने योग्य पदार्थों या निम्न कोटि के पदार्थों को मिलाना, जिससे क्या होता है? जिससे विक्रेता को तो आर्थिक लाभ होती है, जिससे विक्रेता को आर्थिक लाभ होती है, परंतु उपभोक्ता को क्या होता है? आर्थिक हानि के साथ साथ, आर्थिक हानि के साथ साथ स्वास्थ्य पर भी हानिकारक प्रभाव पड़ता है, हानिकारक प्रभाव पड़े।
जिसे भोजन में मिलावट कहते हैं। ओके, तो क्या है, भोजन में ना खाने योग्य भोज्य पदार्थों को मिलाना या निम्न कोटि के भोज्य पदार्थों को मिलाना, जिससे विक्रेता को तो आर्थिक लाभ होता है, बट उपभोक्ता को, जो उसको खरीदता है, क्रेता को उसको आर्थिक हानि के साथ साथ उसके स्वास्थ्य पर भी बुरा इफेक्ट पड़ता है। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, भोजन में मिलावट कहते हैं। जैसे उसमें क्या होता है, ना खाने योग्य भोज्य पदार्थों को मिलाना, जैसे चीनी में क्या होता है, चीनी में भी बहुत चीजें ऐसे महीन करके मिला देते हैं जिससे हमको पता नहीं चलता है उसी कलर में। तो ना खाने योग्य भोज्य पदार्थ, जिससे उसका वजन अधिक हो जाए और कम सामान में ही उसको अधिक पूर्ति कर दी जाती है, इस कारण वो उसको मिला देते हैं। तो ना खाने योग्य भोज्य पदार्थों को मिलाना या निम्न कोटि के भोज्य पदार्थों को, जैसे जो वेस्ट पदार्थ उसमें से कुछ निकलते हैं जो खाने वाले होते हैं, तो उसमें से कुछ सड़े गले इस टाइप के रहते हैं, उसको भी मिला दिया जाता है, जिससे विक्रेता के बॉडी पर बुरा इफेक्ट पड़ता है। तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, मिलावट कहते हैं। तो यह मिलावट के प्रकार या कारण, हम क्या देखेंगे, मिलावट के प्रकार या कारण। मैं लिख दे रही हूँ, जो नोट करना उसको नोट कर लीजिएगा, या मैं जो बोलती हूँ उसमें से जो आपको सही लगे, अगर नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं। मिलावट के प्रकार या कार्य। तो मिलावट कितने प्रकार की होती है, हमने अभी बताया। मिलावट जो है वो दो प्रकार की, एक जानबूझकर की गई मिलावट और अनायास की जो स्वतः ही हो गई मिलावट। जानबूझकर की गई मिलावट इसमें क्या होता है, जानबूझकर की गई मिलावट में, इसमें भोज्य पदार्थों में कुछ चीजों को मिलाना, उसमें से हटाना या बदलना ही क्या कहलाता है, जानबूझकर किया गया मिलावट कहलाता है। इससे क्या होता है, स्वास्थ्य पर बुरा इफेक्ट पड़ता है, जिसका स्वास्थ्य पर घातक प्रभाव पड़ता है, और जिससे गुणवत्ता, भोज्य पदार्थों की गुणवत्ता और पौष्टिकता में भी कमी आ जाती है, जिससे उसका हमारी बॉडी पर, हमारे स्वास्थ्य पर बुरा इफेक्ट पड़ता है। तो क्या होता है, जानबूझकर की गई इस प्रकार की मिलावट में भोजन में से कुछ पदार्थों को मिलाना, बदलना या हटाना। तो मिलाना, जैसे सड़ी गली चीजों को, मिर्च में आप देखते हैं पपीते के बीज वगैरह मिला देते हैं, तो ये आपका कुछ पदार्थों को मिलाना। बदलना हुआ तो उसमें से निकाल के कुछ और चीजें उस टाइप की डाल देते हैं, सड़ी गली हुई। तो ये सारी चीजें जानबूझकर की गई हैं, इस कारण से जानबूझकर की गई मिलावट कहते हैं। इस प्रकार की मिलावट में भोज्य पदार्थों में कुछ भोज्य पदार्थों को मिलाना, बदलना या पदार्थों को मिलाना, बदलना या हटाना सम्मिलित है, जिससे क्या होता है, जिससे गुणवत्ता व पौष्टिकता में कमी हो जाती है तथा वह घातक सिद्ध होते हैं, जिससे गुणवत्ता व पौष्टिकता में कमी हो जाती है तथा वह घातक सिद्ध होते हैं।
तो क्या है, जानबूझकर की गई मिलावट। इस प्रकार की मिलावट में कुछ भोज्य पदार्थों को मिलाना, बदलना या हटाना सम्मिलित है, जिससे गुणवत्ता और पौष्टिकता में कमी हो जाती है और वह घातक सिद्ध होते हैं। और अनायास हो गई मिलावट। दूसरा हमारा क्या है, अनायास। अनायास हो गई। इसमें मिलावट स्वतः या अपने आप हो जाती है। जैसे क्या होता है, कुछ भोज्य पदार्थों में फफूंदी लग जाती है, और क्या होता है, कुछ बैक्टीरिया उस पे आ जाते हैं, घुन आ जाते हैं, सूक्ष्म जीव कुछ होते हैं, या सभी कोई इसको मिलाता नहीं है, अपने आप उसमें उपज जाते हैं, जिस कारण इसको क्या कहते हैं, स्वतः या अनायास हो गई मिलावट। इसमें मिलावट स्वतः या अपने आप हो जाती है, या अपने आप हो जाती है। जैसे सूक्ष्म जीव, जीवाणु, फफूंद, सूक्ष्म जीव, जीवाणु, फफूंद, घुन तथा कीड़े आदि। ये सारी चीजें मिलाई नहीं जाती है ना, स्वतः अपने आप कुछ भोज्य पदार्थ में उपज जाती है, जिस कारण गुणवत्ता और पौष्टिकता नष्ट हो जाती है। जिस कारण गुणवत्ता व पौष्टिकता नष्ट हो जाती है। तो अनायास हो गई। इसमें मिलावट स्वतः या अपने आप हो जाती है। इसमें सूक्ष्म जीव, जीवाणु, फफूंद, घुन तथा कीड़े आदि इन सभी में मिल जाते हैं, जिस कारण गुणवत्ता व पौष्टिकता नष्ट हो जाती है। अब हम क्या देखेंगे, मिलावट के पहचान के तरीके। ये हमारा क्या हुआ, मिलावट के प्रकार या कार्य। तो प्रकार या कार्य कितने हैं, तो जानबूझकर की गई मिलावट और अनायास या स्वतः हो गई मिलावट। अब हम क्या देखेंगे, मिलावट की पहचान के तरीके। ओके, मिलावट की पहचान के तरीके कौन कौन से हैं। पहला आपका है भौतिक परीक्षण, भौतिक परीक्षण, और दूसरा रासायनिक परीक्षण। रासायनिक परीक्षण। अभी हम पहले क्या देखेंगे, भौतिक परीक्षण। मिलावट की पहचान के कौन कौन से तरीके हैं, भौतिक परीक्षण और रासायनिक परीक्षण। भौतिक परीक्षण क्या है, इसमें हम घरेलू विधि का उपयोग करके भौतिक परीक्षण का उपयोग करते हैं। भौतिक परीक्षण के अंतर्गत कौन कौन सा आता है, इसमें क्या करते हैं, घरेलू विधि का हम उपयोग करते हैं। किसका, घरेलू विधि का। अब इसके अंतर्गत भौतिक परीक्षण के अंतर्गत कौन कौन से परीक्षण हमारे आते हैं, निरीक्षण द्वारा। भौतिक परीक्षण के अंतर्गत कौन कौन से परीक्षण आते हैं,
निरीक्षण द्वारा, ब्लांटिंग पेपर के द्वारा, निरीक्षण द्वारा जैसे हम किसी चीज को देख कर सूंघ कर पहचान सकते हैं कि इसमें मिलावट की गई है या नहीं। जैसे अनाज में है तो उसमें कंकड़, पत्थर, मिट्टी, बालू, रेत, इन सभी की मिलावट की जाती है ना, तो उसको हम लोग देख कर जान सकते हैं कि इसमें किस चीज की मिलावट की गई है। तो उसको हम क्या कहेंगे? निरीक्षण द्वारा, निरीक्षण द्वारा, निरीक्षण द्वारा। इसमें क्या करते हैं? देख कर, और क्या करते हैं? देख कर पहचान की जा सकती है। इसको नोट कर लीजिएगा, इसमें देख कर पहचान, इन्हें देख कर पहचान की जा सकती है। जैसे क्या हुआ आपका? अनाज में बालू, रेत, मिट्टी की मिलावट, बालू, रेत, मिट्टी, इन सभी की मिलावट। तो ये सब हम किसके द्वारा पहचानते हैं? निरीक्षण के द्वारा। किसी भी भोज्य पदार्थ को हम देखते हैं अनाज वगैरह में, तो क्या होता है? चावल, गेहूं, इन सभी में उसमें बालू, मिट्टी, कंकड़, पत्थर, ये सारी चीजें मिला देती हैं, जिससे उसका वजन अधिक हो जाए, और कम मात्रा को इन सभी के मिलाने से उसकी अधिक मात्रा बना देते हैं, जिससे विक्रेता को लाभ हो। तो निरीक्षण द्वारा। और दूसरा आपका है ब्लांटिंग पेपर, ब्लांटिंग पेपर। अब ये ब्लांटिंग पेपर क्या होता है? ब्लांटिंग पेपर, जैसे गीले ब्लांटिंग पेपर को हम लेंगे, उसमें चाय पत्ती या चना जो भी हुआ उसको मिलाकर जब हम दबाते हैं, तो उसमें से अगर रंग जो है चेंज होता है, उसका कौन सा यदि रंग बदलता है, तो क्या पता चलता है कि उसमें कोलतार की मिलावट की गई है। जैसे चाय पत्ती में मिलावट की जाती है ना, और चने में क्या होता है? कलर मिला के उसको देखने में खूब अच्छा लगे कि फ्रेश ताजा चना है, तो उसमें क्या करते हैं? कलर मिला देते हैं। तो चाय पत्ती और चने को गीले ब्लांटिंग पेपर पर रखकर उसको जब दबाते हैं, उस दौरान जब उसका रंग बदल जाता है, तो उससे हम जान सकते हैं उसमें किसकी मिलावट की गई है? कोल तार की मिलावट की गई। किसकी? कोल तार की। गीले ब्लांटिंग पेपर पर, गीले ब्लांटिंग पेपर पर इसको चाय पत्ती और चने को दबाने पर यदि रंग बदलता है, यदि रंग बदलता है, तो उसमें क्या किसकी मिलावट की गई है? उसमें कोल तार की मिलावट की गई है। कोल तार की मिलावट की गई है। तो हम ब्लांटिंग पेपर के द्वारा किसकी जांच करते हैं? चाय पत्ती और चने के रंग को उस पर रखकर दबाते हैं, यदि उसका कलर चेंज हो, जब वो गीला रहता है तो रंग अगर लगा रहता है तो कलर अपने आप चेंज हो जाता है, तो उसमें पता चलता है कि इसमें किसकी मिलावट की गई है? कोल तार की मिलावट की गई है। तो ये ब्लांटिंग पेपर द्वारा निरीक्षण करते हैं। ये हमारे भौतिक परीक्षण के ही अंतर्गत आते हैं, जितनी मैं अभी बता रही हूँ। दो हुआ निरीक्षण द्वारा, ब्लांटिंग पेपर द्वारा, सूक्ष्मदर्शी यंत्र द्वारा। सूक्ष्मदर्शी यंत्र द्वारा, सूक्ष्मदर्शी यंत्र द्वारा देखने से क्या होता है? ये एकदम जो बहुत ही छोटी साइज होती है, वो भी हमको सूक्ष्मदर्शी से देखने पर बड़ी बड़ी दिखने लगती है। जैसे हम लोग दही में भी तो बैक्टीरिया पाया जाता है, दही की बैक्टीरिया को देखने के लिए क्या करते हैं? सूक्ष्मदर्शी यंत्र का यूज करते हैं। एक बार आप सूक्ष्मदर्शी यंत्र के द्वारा दही को देख लीजिए, खाने का मन नहीं होगा, जिस तरह उसमें बैक्टीरिया दिखती है। तो सूक्ष्मदर्शी द्वारा हम बहुत ही सूक्ष्म जीव, बहुत ही सूक्ष्म चीजों को देख सकते हैं। तो सूक्ष्मदर्शी यंत्र द्वारा भी हम देखकर जान सकते हैं कि इसमें भोज्य पदार्थों में कौन सी मिलावट हुई है। और पानी में घोल कर, कुछ चीजें जो है वो हम पानी में घोल कर देख सकते हैं ना, पानी में घोल कर। अब पानी में घोल कर कैसे क्या जानते हैं हम? जैसे पानी में घोलकर हींग को ले लीजिए आप। हींग अगर आप पानी में घोलते हैं, अगर वह ओरिजिनल है, सही है,
तो वो क्या होता है, पानी में वो घुल जाएगा, हींग हमारा पानी में घुल जाएगा और उसका कलर कैसा हो जाता है, उसका कलर दुधिया हो जाता है। बट अगर वो हींग ओरिजिनल नहीं है तो क्या होता है, वो पानी में नहीं घुलता। आप लोगों ने यूज किया होगा हींग, देखते होंगे कई ऐसे हींग आते हैं जो घुलाते रहो वो घुलता नहीं, और कई होते हैं जो तुरंत से घुल जाते हैं। तो जो हींग हमारी पानी में घुलनशील होती है और पानी का रंग कैसा दुधिया हो जाता है, वह हींग जो है जान लीजिए वह ओरिजिनल है। अगर पानी में नहीं घुलता है तो वह ओरिजिनल नहीं है। तो पानी में घोल कर भी हम जान सकते हैं। और बाजरा में इरगाट मिला दिया जाता है ना, इरगाट की पहचान हम कैसे करते हैं, बाजरा में इरगाट की पहचान। अब बाजरा में इरगाट की पहचान हम इस तरह से करेंगे, जैसे हम 20% नमक के घोल में, नमक और जल का घोल रहेगा, उसमें नमक कितना रहेगा 20%। 20% नमक के घोल में जब हम बाजरा को डालते हैं तो बाजरा क्या होता है, वह नीचे हमारा बाजरा बैठ जाता है और इरगाट जो होता है वह ऊपर आ जाता है। तो हम बाजरा में इरगाट की पहचान करते हैं, कैसे करते हैं, जल में 20% नमक के द्वारा, नमक के घोल में बाजरा जो है पानी में बैठ जाता है। 20% क्या होता है, 20% नमक के घोल में बाजरा नीचे बैठ जाता है, और इरगाट क्या होता है, वह ऊपर आ जाता है, इरगाट ऊपर आ जाता है। तो यह घर पे इसको आसानी से किया जाता है, इसका निरीक्षण ना, तो इसलिए हम घरेलू विधि से या भौतिक विधि से इस मिलावट को जान सकते हैं। कैसे, इसको भी हम घर पे आसानी से कर सकते हैं, भौतिक परीक्षण है या पानी में भी घोल के ब्लांटिक पेपर निरीक्षण के द्वारा, ये सारी चीजें आपकी भौतिक परीक्षण के अंतर्गत आती हैं। तो बाजरा में इरगाट की पहचान करने के लिए क्या करेंगे, 20% नमक का घोल लेंगे, जल और नमक का, उसमें बाजरा अगर नीचे बैठ जाता है और इरगाट ऊपर आ जाता है तो आप समझ जाइए कि उसमें इरगाट की मिलावट की गई है। और आपका ये 5वां ये हो गया। और 6वां स्वाद के द्वारा। स्वाद के द्वारा क्या, स्वाद के भी द्वारा हम जान सकते हैं, अगर स्वाद के द्वारा वो खाने में सही नहीं लग रहा है, स्वाद उसका सही नहीं रह गया है, तो इसका मतलब उसमें मिलावट की गई है। तो आपका ये 5वां हुआ बाजरा इरगाट की पहचान। और 6वां आपका स्वाद के द्वारा। स्वाद के द्वारा अगर वो खाने में सही नहीं है, जैसे आप क्या करते हैं, खोआ, होली के मौसम में जब खोआ लाते हैं तो खोआ को हर किसी को जरूरत है, बट इतना खोआ मार्केट में आया कैसे, तो उसको लोग नकली खोआ बनाते हैं। खोए में क्या करते हैं, उसको कहीं आलू मैश कर दिए या फिर अरारोट वगैरह मिला देते हैं, तो इस तरह के माध्यम से खोआ तैयार करते हैं। बट खोआ तो ले आए, लेकिन बट उसको जब हम लोग खाते हैं तो उसका स्वाद जो है, टेस्ट चेंज सा लगता है ना, तो हम स्वाद के द्वारा भी जान सकते हैं कि यह नकली है, इसमें मिलावट की गई है। और स्पर्श के द्वारा भी कुछ चीजों को जाना जा सकता है, किसके द्वारा, स्पर्श द्वारा। स्पर्श द्वारा मिलावट को आप छुएंगे, कुछ जैसे जो बारीक दाना है, सूजी वगैरह हुई, तो वो महीन महीन होती है। अगर उसमें बड़े बड़े या कुछ छोटे होते हैं तो उसको हम स्पर्श के भी द्वारा जान सकते हैं कि इसमें मिलावट की गई है। और चुंबक द्वारा। चुंबक के द्वारा हम क्या करते हैं, सूजी, चाय पत्ती, काफी, कोको आदि में लोहे का बुरादा होने पर चुंबक से पता चल जाता है। किसमें, सूजी, चाय, चुंबक द्वारा। इसमें क्या होता है, सूजी, चाय पत्ती आप लोग जान लीजिए, कोको, कॉफी आदि में लोहे का बुरादा अगर मिला रहता है, लोहे का बुरादा
होने पर क्या होता है, चुंबक से पता चल जाता है। ओके, तो ये सारी चीजें हमारी क्या है, भौतिक मिलावट की पहचान के कौन कौन से तरीके हैं। पहला भौतिक परीक्षण और रासायनिक परीक्षण। भौतिक परीक्षण में हमारा निरीक्षण के द्वारा हम इसका पता कर सकते हैं, ब्लांटिंग पेपर के द्वारा, गीले ब्लांटिंग पेपर के द्वारा और सूक्ष्मदर्शी यंत्र के द्वारा, और पानी में घोल कर भी कुछ चीजों को हम जान सकते हैं या शुद्ध है, मिलावट है या नहीं है। और बाजरा में रिगार्ड की पहचान भी हम इस विधि के द्वारा करते हैं, स्वाद के द्वारा, स्पर्श के द्वारा, चुंबक द्वारा। जैसे सूजी, चाय, कोको, कॉफी आदि में लोहे का बुरादा होने पर क्या होता है, वह चुंबक में चिपक जाता है। तो इससे हम जान सकते हैं कि इसमें चुंबक की मिलावट की गई है। तो ये सारे जितने भी हमारा भौतिक परीक्षण के अंतर्गत आता है। अब हम क्या देखेंगे, हम लोग रासायनिक परीक्षण के बारे में देखेंगे कि हम लोग रासायनिक परीक्षण कैसे करते हैं। ये हमारे सभी भौतिक परीक्षण यानी घरेलू विधि के द्वारा भी हम इन सभी को देख जा सकते हैं ना, बट अब रासायनिक परीक्षण के बारे में हम लोग देखेंगे। इसके जितने भी मिलावट हैं, अब उसको मैं बोर्ड पे इतना लिख के तो नहीं बता सकती कि कौन सी चीजों में कौन कौन सी मिलावट की जाती है, बट उसको मैं कुछ ट्रिक अपनाऊंगी, जैसे आप लोगों को समझा सकूं, बता सकूं कि कौन सी चीज में किस चीज की मिलावट की जाती है। कुछ है जो उसको मैं नोट करवा दे रही हूँ, बट कुछ सारी की तो नहीं नोट करवा पाऊंगी ना, तो उसको मैं क्या करूंगी, उसका आप लोग को एक शॉर्ट्स के थ्रू उसको समझा दूंगी। शॉर्ट्स में उस सारी चीजों को, कौन कौन सी चीजों में जितनी भी चीजें हैं कहाँ से किस प्रकार मिलावट किया जाता है, उसके बारे में मैं एक शॉर्ट्स बनाऊंगी। उसको देख के आप लोग नोट करना चाहिएगा तो नोट कर लीजिएगा, क्योंकि उसको बोर्ड पे हर एक को लिख पाना बहुत मुश्किल है। ओके, तो मिलावट की पहचान के तरीके भौतिक हो गया हमारा। अब हम लोग कौन सा देखेंगे, रासायनिक परीक्षण। रासायनिक परीक्षण। तो रासायनिक परीक्षण में रासायनिक परीक्षण में हम किसके द्वारा जांच करते हैं, कुछ एसिड कुछ अम्ल के द्वारा जांच करते हैं। किसके द्वारा, रासायनिक परीक्षण में जैसे हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हुआ, नाइट्रिक अम्ल हुआ, आयोडीन के द्वारा जांच करते हैं, ईथर के द्वारा जांच करते हैं। इन सारी चीजों के द्वारा हम इसका मिलावट का जांच करते हैं। किसके द्वारा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के द्वारा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल द्वारा, और किसके द्वारा, नाइट्रिक अम्ल द्वारा, आयोडीन द्वारा, दूसरा नाइट्रिक अम्ल द्वारा, और तीसरा आयोडीन द्वारा, आयोडीन द्वारा, और चौथा हमारा कौन सा है, कार्बन टेट्राक्लोराइड द्वारा, कार्बन टेट्राक्लोराइड द्वारा। पांचवा हमारा कौन सा है, ईथर के द्वारा भी हम जांच कर सकते हैं, ईथर द्वारा जांच। ओके, तो रासायनिक परीक्षण के अंतर्गत कौन कौन से परीक्षण किसके माध्यम से जांच करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल द्वारा, नाइट्रिक अम्ल द्वारा, आयोडीन द्वारा, कार्बन टेट्राक्लोराइड द्वारा और ईथर द्वारा जांच करते हैं। अब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल द्वारा किस प्रकार हम जांच करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल द्वारा जांच। इसमें हम क्या करेंगे,
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के द्वारा हम कई चीजों की जांच करते हैं। जैसे दाल में पीला रंग का मिलावट किया जाता है ना, आप लोग दाल लाते हैं मार्केट में, जाओ देखो तो पीली दाल को आप लोग बोलते हो पीली दाल के नाम से वो मार्केट में मिलती है। पीली दाल या तो बहुत अच्छी दाल है, लेकिन उसमें क्या होता है, पीले रंग की मिलावट की गई होती है। तो उसकी जांच करने के लिए हम क्या करते हैं, दाल में पीला रंग, इसकी जांच करने के लिए क्या करते हैं हम 5 ml क्या लेंगे, 5 ml दाल, 5 ml पानी और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इन सभी को मिलाने से यदि उसका रंग, दाल का रंग क्या चेंज हो जाता है, दाल किस रंग का, गुलाबी रंग का हो जाता है, तो समझ लीजिए कि उसमें पीले रंग की मिलावट की गई है। इसका इन सभी को मिलाने से दाल का रंग गुलाबी होने पर पीले रंग की मिलावट। तो पीले रंग की मिलावट हम कैसे जानेंगे, दाल में क्या करेंगे, 5 ml हम दाल लेंगे और 5 ml पानी लेंगे और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को, इन तीनों के मिश्रण को जब हम मिलाते हैं तो यदि दाल का रंग गुलाबी हो जाता है तो हम क्या समझेंगे कि दाल में पीले रंग की मिलावट की गई है। नहीं तो अगर वो शुद्ध दाल पीली दाल है तो उसमें से कलर नहीं छूटेगा, वह वैसे ही रहेगा। बट इसका रंग गुलाबी होने पर हम क्या जानेंगे कि इसमें पीले रंग की मिलावट की गई है। चना अरहर अन्य दालों में केसारी दाल की पहचान हम कैसे करेंगे, चना अरहर चना अरहर व अन्य दालों में केसारी दाल की मिलावट। आजकल मार्केट में ऐसी भी दालें आ रही है ना जिसमें केसारी दाल की मिलावट की जाती है, हम उसको लेते हैं, वह भी हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होता है। केसारी दाल हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। अब इसको जानने के लिए हम क्या करेंगे, चना अरहर या अन्य दालों में केसारी दाल की मिलावट की गई है या नहीं, इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम थोड़ी दाल लेंगे और 5 ml HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाएंगे। इसके घोल को हम 10 मिनट तक रखेंगे। उस दौरान यदि उसका रंग गुलाबी हो जाता है तो हम समझेंगे उसमें केसारी दाल की मिलावट की गई है। ओके, क्या होता है, दाल में 5 ml हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और क्या मिलाएंगे हम, इसमें 5 ml हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाएंगे और 10 मिनट के लिए उसको हम रख देंगे। गर्म पानी में 10 मिनट के लिए रख देंगे। अगर उसका कलर चेंज हो जाता, गुलाबी हो जाता, तो उसमें केसारी दाल की मिलावट की गई है। अब हम लोग देखेंगे शुद्ध घी में वनस्पति डालडा की मिलावट की पहचान कैसे करते हैं। शुद्ध घी में वनस्पति डालडा की मिलावट। अब इसमें हम क्या करेंगे, आपका शुद्ध घी में इसकी मिलावट को जानने के लिए 1 चम्मच हम क्या लेंगे, शुद्ध घी लेंगे और उसमें क्या करेंगे, HCl मिलाएंगे। HCl को लेंगे, कितनी मात्रा में HCl हम लेते हैं, सांद्र HCl यानी गाढ़ा HCl लेंगे और 2-3 ड्रॉप्स उसमें फरफुरान का घोल मिलाएंगे। कितना, 2-3 ड्रॉप्स फरफुरान का घोल और सांद्र HCl और घी को लेने पर जब उसको हम मिलाते हैं यदि उसका रंग गुलाबी हो जाता है तो घी में वनस्पति डालडा की मिलावट की गई है। किसको किसको लेने पर, 1 चम्मच घी,
यहाँ लिख देती हूँ 1 चम्मच घी, 1 चम्मच घी और सांद्र HCl। HCl यानी सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, उसका गाढ़ा घोल HCl का। और क्या मिलाएंगे? फरफुरान का घोल, फरफुरान का घोल। इन सभी को मिलाने पर क्या होता है? गुलाबी रंग होने पर, घी का रंग अगर गुलाबी हो जाता है तो उसमें किसकी मिलावट की गई है? उसमें डालडा की मिलावट की गई है। ओके, तो 1 चम्मच हम घी लेंगे और उसमें सांद्र HCl यानी सांद्र उसका गाढ़ा घोल HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का लेंगे और फरफुरान का घोल। इन तीनों को जब मिलाकर तैयार करेंगे तो क्या, अगर वनस्पति घी का रंग गुलाबी हो जाता है तो आप समझ जाइए कि उसमें डालडा की मिलावट की गई। आजकल मार्केट में ऐसे बहुत से घी आ रहे हैं जो बहुत मिलावटी आ रहे हैं। उसमें कई चीजों डालडा ही नहीं, बहुत ही मतलब जानलेवा चीजें मिलाई जा रही हैं जो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक। हमारे डालडा, तेल, घी, इन सभी चीजों में बहुत ही मिलावट की जा रही है। अब अभी हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल द्वारा ही जांच को देख रहे हैं, तो इसमें दाल में पीला रंग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल द्वारा जानते हैं, चना, अरहर वाले दालों में मिलावट को, शुद्ध घी में वनस्पति डालडा की मिलावट को, और रासायनिक जांच के अंतर्गत जो 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 चीजें आती है हमने नोट कर दिया, उसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। अभी हम लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के अंतर्गत आने वाली जांच को देख रहे हैं, उसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। अब गुड़ में पीला रंग की मिलावट, गुड़ में पीला रंग की मिलावट। इसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे हम लोग मार्केट में जाते हैं, अगर वह गुड़ पीले रंग का रहता है, देखते हैं कुछ ब्राउनिश पीले रंग का, तो हम लोग कहते हैं हाँ ये शुद्ध गुड़ है। तो इससे क्या होता है, उपभोक्ता हमारा भ्रमित हो जाता है कि हाँ ये तो बढ़िया है, बट वो क्या होता है, उसमें मिलावट की गई है। तो अच्छी दिखने वाली चीज कोई जरूरी नहीं है कि वह अच्छी हो, तो उसमें गुड़ में क्या पीला रंग मिला देते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, गुड़ को लेंगे, 5 ml हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को लेंगे, इन दोनों को मिलाने पर यदि उसका रंग मैजेंटा लाल रंग का हो जाता है तो आप समझ जाइए कि गुड़ में पीले रंग की मिलावट की गई है। गुड़ प्लस 5 ml HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो अगर गुड़ का रंग मैजेंटा लाल हो जाए तो पीला रंग मिला है, इसका मतलब पीला रंग मिला हुआ है। अगर गुड़ का रंग मैजेंटा लाल हो जाए उसमें 5 ml हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाने पर। अब हम क्या देखेंगे, बूरा, चीनी का बूरा आता है ना, बूरा या चीनी में धोने वाला सोडा मिला दिया जाता है। बूरा व चीनी में धोने वाला सोडा की मिलावट। इसकी पहचान हम कैसे करेंगे, चीनी का बूरा भी आता है ना, और चीनी में क्या करते हैं विक्रेता लोग, क्या करते हैं उसमें धोने का सोडा मिला देते हैं, वह भी व्हाइट कलर का होता है, तो इससे वह जान नहीं मिलता है। तो इसमें बूरा मिला देंगे और क्या करेंगे, जब हम इसमें इसकी जांच के लिए क्या करते हैं,
चीनी या चीनी के बूरा में जब हम क्या मिलाते हैं, HCl मिलाते हैं, अगर उसमें से बदबूदार गैस निकलती है, स्मेल बदबूदार आती है, तो इट्स मीन क्या हुआ, उसमें धोने के सोडा का मिलावट किया गया है। तो बूरा व चीनी में, बूरा व चीनी में किसकी मिलावट, HCl मिलाने पर बदबूदार अगर गैस निकलती है, बदबूदार गैस निकलने पर उसमें किसकी मिलावट है, धोने वाले सोडा की मिलावट, धोने वाला सोडा की मिलावट। तो बूरा व चीनी में हम HCl मिलाते हैं, अगर उसमें से बदबूदार गैस निकलती है तो समझ जाइए कि उसमें धोने वाला सोडा मिला हुआ है। अब हम लोग देखेंगे पिसी मिर्च में मिलावट। पिसी मिर्च में भी मिलावट होती है ना, काली मिर्च में। तो पिसी मिर्च में मिलावट को कैसे पहचान करेंगे, पिसी मिर्च में मिलावट। तो इसमें क्या करेंगे, लाल मिर्च और इथर जो है, लाल मिर्च और इथर छान कर क्या करेंगे, अलग कर लेंगे, छान कर अलग कर लेंगे। और उसके बाद क्या करते हैं, उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं, HCl मिलाने पर यदि उसका रंग गुलाबी हो जाता है, गुलाबी हो जाता है, तो इट्स मीन्स उसमें किसकी मिलावट की गई है, तो उसमें भी मिलावट की गई है। किसी मिर्च में भी मिलावट की गई है। गुलाबी रंग हो जाता है तो इसका मतलब उसमें मिलावट की गई है। मिलावट। तो किसी मिर्च में मिलावट को करने के लिए क्या करेंगे, लाल मिर्च इथर छान कर अलग कर लेंगे। उसके बाद उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाएंगे। यदि उसका रंग गुलाबी हो जाता है तो इट्स मीन्स मिर्च में मिलावट की गई है। अब ये तो हमारा जितना भी हम लोगों ने देखा, ये हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के द्वारा जांच किया गया। रासायनिक में हमने बताया, रासायनिक परीक्षण के अंतर्गत हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के द्वारा, आयोडीन के द्वारा, नाइट्रिक अम्ल के द्वारा, इन सभी के द्वारा जांच करते हैं। तो ये सारी चीजें जितनी अभी बताई मैंने, वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के द्वारा जांच करके जानी जाती है कि इसमें मिलावट है या नहीं। अब हम लोग क्या देखेंगे, नाइट्रिक अम्ल द्वारा जांच। नाइट्रिक अम्ल द्वारा जांच। हम लोग जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, वैसे नाइट्रिक अम्ल से भी जांच करते हैं। अब क्या होता है, सरसों के तेल में किसकी मिलावट करते हैं, आर्जिमोन की मिलावट करते हैं। सरसों के तेल में आर्जिमोन तेल, इसकी जांच करने के लिए सरसों के तेल में आर्जिमोन तेल। इस मिलावट को हम जानने के लिए क्या करते हैं, 5 ml हम क्या करते हैं, सरसों के तेल में आर्जिमोन की मिलावट को देखने के लिए हम क्या करते हैं, 5 ml सरसों का तेल लेंगे और 5 ml क्या लेंगे, नाइट्रिक अम्ल लेते हैं।
और इनको जो है 3-4 मिनट तक इनको गर्म करते हैं। गर्म करने पर यदि उसका रंग, तेल का रंग रेड हो जाता है, लाल हो जाता है, तो इसमें उसमें आजीमोन की मिलावट की गई है। क्या करेंगे, 5 ml सरसों तेल, 5 ml नाइट्रिक अम्ल, प्लस 3 से 4 मिनट गर्म करने पर लाल हो जाता है, तो उसमें किसकी मिलावट की गई है, आरजीमोन की, आरजीमोन की मिलावट की गई है। 5 ml सरसों का तेल, 5 ml नाइट्रिक अम्ल और 3 से 4 मिनट तक उसको गर्म करने पर यदि उसका रंग लाल हो जाता है तो उसमें आजीमोन की मिलावट की गई है। आयोडीन के द्वारा हम जांच कैसे करते हैं, अब हम क्या देखेंगे, ये दूसरा हमारा नाइट्रिक अम्ल के द्वारा और तीसरा हमारा आयोडीन के द्वारा जांच, आयोडीन के द्वारा जांच। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। आयोडीन के द्वारा हम किसकी जांच करते हैं, मक्खन में स्टार्च, पिसा आलू, शकरकंद आदि सबकी मिलावट की जाती है ना। मक्खन में स्टार्च, पिसा आलू और शकरकंद की मिलावट हो जाने के लिए मक्खन में स्टार्च, पिसा आलू और शकरकंद की मिलावट, इसको जानने के लिए हम क्या करते हैं, 5 ml मक्खन लेंगे और 1 बूंद क्या लेंगे, आयोडीन लेंगे। हम मक्खन लेंगे और 1 बूंद आयोडीन लेंगे। इन दोनों के दौरान, मिलाने के दौरान यदि उसका रंग नीला हो जाता है, नीला हो जाए तो इट मीन्स उसमें किसकी, स्टार्च की मिलावट की गई है। तो स्टार्च की मिलावट की गई है। आप लोग नोट कर लीजिएगा इसको। मक्खन में स्टार्च और इसका पता करने के लिए क्या करते हैं, मक्खन में एक बूंद आयोडीन मिलाने पर तो अगर उसका कलर नीला हो जाता है तो उसमें भी मिलावट की गई है। और इसी तरह से हम क्या देख सकते हैं, इसी तरह से हम दूध या दूध से बने भोज्य पदार्थों की भी जांच करने के लिए क्या करते हैं, दूध या दूध से बने भोज्य पदार्थों में आयोडीन का मिश्रण मिलाते हैं। यदि उसका रंग नीला हो जाए तो इसका मतलब उसमें किसकी मिलावट है, स्टार्च की मिलावट है। और दूध में मिलावट के लिए हम क्या करते हैं, दूध में मिलावट को जानने के लिए क्या करते हैं, दूध प्लस आयोडीन लेंगे। अगर उसका कलर काफी किस्टर्ड जैसा हो जाता है तो इसका मतलब दूध में भी मिलावट की गई है। क्या लेंगे, दूध लेंगे और आयोडीन को मिलाएंगे। अगर उसका कलर काफी किस्टर्ड के समान हो गया तो समझ लीजिए दूध में मिलावट की गई है। और दूध या दूध से बने पदार्थों की मिलावट के लिए भी उसमें आयोडीन मिलाने पर अगर उसका कलर नीला हो जाए तो उसमें स्टार्च की मिलावट की गई है। अब कोको या कॉफी में मिलावट, कोको या कॉफी में स्टार्च, इसको जानने के लिए क्या करते हैं हम, कोको या कॉफी लेंगे, कोको या कॉफी और क्या प्लस पानी। और क्या लेते हैं, पानी के साथ हम KMnO4 यानी पोटेशियम परमैंगनेट, KMnO4 यानी इसको क्या कहते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट।
KMnO4 को क्या कहते हैं? पोटेशियम परमैंगनेट। तो पोटेशियम परमैंगनेट मिला लेंगे और आयोडीन ड्रॉप्स, आयोडीन ड्रॉप्स को मिलाएंगे। अगर नीला हो जाता है उसका कलर, नीला रंग होने पर समझ जाइए उसमें स्टार्च की मिलावट है। किसकी? स्टार्च की मिलावट है। कोको या कॉफी लेंगे, पानी लेंगे और KMnO4 यानी पोटेशियम परमैंगनेट को और आयोडीन को मिलाएंगे तो उसमें नीला रंग होने पर समझ जाइए उसमें स्टार्च की मिलावट की गई है। अब ये हमारा नाइट्रिक अम्ल के द्वारा हुआ। अब हम कार्बन टेट्राक्लोराइड के द्वारा देखेंगे। कार्बन टेट्राक्लोराइड द्वारा मिलावट। कार्बन टेट्राक्लोराइड द्वारा जांच। इसके द्वारा हम मसालों में उपस्थित कंकड़ बालू रेत की पहचान करते हैं। किसके द्वारा? इसके द्वारा मसालों में उपस्थित कंकड़ बालू और रेत की पहचान की जाती है। पहचान हेतु या जांच की जाती है। तो इसमें मसाले में क्या? कार्बन टेट्राक्लोराइड मिलाएंगे, शुद्ध मसाले ऊपर जबकि कंकड़ पत्थर जो है वह बालू रेत आदि नीचे रह जाते हैं। मसाले में क्या मिलाने पर? मसाले में कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड मिलाने पर क्या होता है? बालू कंकड़ पत्थर, बालू कंकड़ नीचे रह जाते हैं और मसाले ऊपर आ जाते हैं। मसाले ऊपर आ जाते हैं। अगर इसमें मसालों में कुछ भी मिलावट नहीं होगा तो भी मसाले ऊपर आ जाएंगे। तो क्या होगा? लेकिन बालू कंकड़ तो नहीं दिखेंगे उसमें ना। तो मसाले और कार्बन टेट्राक्लोराइड को जब मिलाते हैं तो बालू कंकड़ नीचे बैठ जाता है और मसाले ऊपर आ जाते हैं। अब हम देखेंगे ईथर के द्वारा जांच। इसको नोट कर लीजिए आप लोग। इसके द्वारा जांच, ईथर के द्वारा जांच। ईथर द्वारा जांच। ये सारी जांच हमारी किसके अंतर्गत आती है? रासायनिक विधि के अंतर्गत ना। तो ईथर द्वारा जांच, इसमें क्या करते हैं हम? रेसिडेंटिटी की पहचान करने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। रेसिडिटी की पहचान किसके लिए? रेसिडिटी की पहचान के लिए। रेसिडिटी की पहचान किसमें हम इस पहचान करते हैं? वसा में, तेल में इसकी पहचान की जाती है ईथर के द्वारा। रेसिडिटी की पहचान इसमें क्या करते हैं? 5 ml वसा या तेल लेंगे और 5 ml हम क्या लेते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। 5 ml वसा या तेल प्लस HCl प्लस क्या लेते हैं हम? फ्लोरोग्लिसरॉल और ईथर 0.8%। फ्लोरोग्लिसरॉल प्लस ईथर 0.1%।
इनको जब लेते हैं हम, इनको मिलाते हैं, आधे घंटे के बाद क्या होता है इसमें, 5 ml वसा या तेल HCl फ्लोरोग्लिसरॉल और 0.1% ईथर लेते हैं। इन आधे घंटे के बाद क्या होता है, आधे घंटे बाद यदि घोल में क्या होता है, लाल रंग की ऊपर परत पड़ जाती है, घोल में ऊपर ऐसे लाल रंग की परत पड़ जाती है, तो इट मीन्स उसमें रेंसिडिटी की मिलावट है। यदि घोल में लाल रंग की परत पड़ जाती है तो तेल में क्या, किसकी मिलावट है, रेंसिडिटी की मिलावट है, रेंसिडिटी की मिलावट। ओके, 5 ml वसा, तेल, HCl फ्लोरोग्लिसरॉल ईथर लेने पर अगर घोल में लाल रंग की परत पड़ जाती है तो उसमें किसकी मिलावट है, रेंसिडिटी की मिलावट है। अब हम किसके बारे में, नारियल के तेल में जो मिलावट होती है उसको देखते हैं, उसके बाद हम इसके कुछ नियम है उसके बारे में देखेंगे। नारियल के तेल में किसकी मिलावट की जाती है, नारियल के तेल में आरंडी के तेल की मिलावट की जाती है, आरंडी की मिलावट। ओके, नारियल में किसकी मिलावट, आरंडी के तेल की। अब इसमें हम क्या लेते हैं, इसकी मिलावट को जानने के लिए हम ईथर को लेंगे और नमक वाली बर्फ को लेंगे। नमक मिली बर्फ 5-6 मिनट तक इसको अगर हम रखते हैं, गंदला धुआं क्या होता है ईथर को, और हम इसमें नमक वाली बर्फ, नमक मिली हुई बर्फ, नमक वाली बर्फ को 5 से 6 मिनट तक रखने पर यदि इसमें से गंदला धुआं निकलता है, तो उसमें किसकी मिलावट की गई है, उसमें आरंडी के तेल की मिलावट की गई है। हम ईथर को लेंगे और नमक वाली बर्फ यानी बर्फ जो है उसमें नमक मिला हो, 5-6 मिनट तक रखने पर यदि उसमें से गंदला धुआं निकलता है तो इट मीन्स उसमें आरंडी के तेल की मिलावट की गई है। टाइम कितना हो रहा है, चलिए आज इसको हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये सारी हमारे विभिन्न मिलावट की जांच करने के ये सारे तरीके हैं। अब कुछ हम इसके लिए कुछ अधिनियम जो बनाए गए हैं उसके बारे में थोड़ा देखेंगे। अब हम देखेंगे भोज्य पदार्थों की गुणवत्ता हेतु मापन। भोज्य पदार्थों की गुणवत्ता हेतु मापन। ओके, इसके लिए क्या किया गया, खाद्य पदार्थ निषेध अधिनियम बनाया गया। कब बनाया, 1954 में। खाद्य पदार्थ निषेध
अधिनियम। यह कब बना? 1954 में। 1954 में। ये आपका इम्पोर्टेंट है, पूछ सकता है, पूछा भी गया है एक आध बार कि खाद्य पदार्थ अधिनियम कब आया। तो खाद्य पदार्थ अधिनियम 1954 में आया। इसको क्या कहते हैं? पीएफए, प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन। क्या कहते हैं? पीएफए यानी प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन। तो खाद्य पदार्थ निषेध अधिनियम, जिसको हम पीएफए यानी प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन कहते हैं, कब आया? 1954 में। आप इसके डेट को मतलब सन को कब आया? 1954 में। और इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, शॉर्टकट में क्या कहते हैं? पीएफए। इसको याद रखे रहिएगा क्योंकि कभी पूछ लेगा पीएफए किस सन में आया या पीएफए का फुल फॉर्म क्या है। तो सारे एक जैसे मिलते हुए ही जाते हैं, इसलिए आप याद करिए प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन, खाद्य पदार्थ निषेध अधिनियम। इसमें क्या किया गया? मिलावट में नियंत्रण पाने के लिए कुछ अधिनियम या मानक तैयार किए गए, जिससे समय समय पर संशोधन हो सके। खाद्य पदार्थों में जब विभिन्न मिलावट हो रही है तो उनको देखते हुए कुछ मानक बनाए गए, अधिनियम बनाए गए, जिससे समय समय पर उनके नियंत्रण पाने के लिए मिलावट में, जिससे समय समय पर क्या हो, जाना जा सके या उस पर संशोधन किया जा सके। और संशोधन का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? ACCFS द्वारा किया जाता है। नोट कर लीजिए, पहले कुछ टॉपिक है उनको आप नोट कर लीजिए। मिलावट में नियंत्रण पाने के लिए कुछ मानक तैयार किए गए जिससे समय समय पर संशोधन हो सके, जिससे समय समय पर क्या हो सके? संशोधन हो सके, अब ये संशोधन किसके द्वारा किया जाता है? यह संशोधन का कार्य ACCFS द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? संशोधन का कार्य ACCFS द्वारा किया जाता है। अब यह हमारा ACCFS क्या है? ए सेंट्रल कमेटी फॉर फूड एंड स्टैंडर्ड। क्या है? ए सेंट्रल कमेटी फॉर फूड स्टैंडर्ड। इसका फुल फॉर्म सेंट्रल कमेटी फॉर फूड स्टैंडर्ड, ये इसका फुल फॉर्म है। तो संशोधन का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? सेंट्रल कमेटी फॉर फूड स्टैंडर्ड के द्वारा इसका क्या किया जाता है? संशोधन किया जाता है। और क्या होता है? भोज्य पदार्थों में मिलावट एवं परीक्षण हेतु सबसे पहले कहाँ? कलकत्ता में किसकी स्थापना की गई? फूड लेबोरेटरी की स्थापना की गई। सबसे पहले कहाँ? कलकत्ता में। क्या? भोज्य पदार्थ के मिलावट एवं परीक्षण की जांच के लिए सबसे पहले कलकत्ता में फूड लेबोरेटरी की स्थापना की गई। नोट कर लीजिए, भोज्य पदार्थों के मिलावट व परीक्षण हेतु सबसे पहले कहाँ? सबसे पहले कलकत्ता में
फूड लेबोरेटरी की स्थापना की गई और तत्पश्चात मैसूर में CFTRI की स्थापना की गई। तत्पश्चात CFTRI की स्थापना की गई। इसकी CFTRI की स्थापना खाद्य पदार्थों के परीक्षण हेतु की गई। अब ये CFTRI क्या है? सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्या है? सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्या होगा इसका फुल फॉर्म? सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। ओके, तो सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई। सबसे पहले कहाँ की गई? भोज्य पदार्थों के मिलावट और परीक्षण है सबसे पहले कलकत्ता में की गई। इसकी फूड लेबोरेटरी की स्थापना। उसके पश्चात मैसूर में कहाँ की गई? सबसे पहले कलकत्ता, फिर मैसूर में CFTRI की स्थापना की गई, जिसका नाम क्या है? सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है। ओके, इसकी स्थापना की गई। अब इसको नोट कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यानी खाद्य एवं कृषि संगठन। खाद्य एवं कृषि संगठन। इसको क्या कहते हैं? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो खाद्य एवं कृषि संगठन की स्थापना फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना की गई। किसकी? विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसको क्या कहते हैं? वर्ल्ड हेल्थ WHO भी कहते हैं इसको। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना किसके लिए की गई? गुणवत्ता मानक तैयार करने हेतु इनकी स्थापना की गई। किस लिए की गई इन दोनों की स्थापना? गुणवत्ता मानक तैयार करने हेतु। गुणवत्ता मानक तैयार करने हेतु तो खाद्य एवं कृषि संगठन और स्वास्थ्य संगठन की स्थापना गुणवत्ता मानक तैयार करने हेतु इसकी स्थापना की गई। अब हम क्या देखेंगे? ये तो हमारा खाद्य पदार्थ निषेध अधिनियम हम लोगों ने देखा, और भी जो जो इसके अंतर्गत आते हैं संशोधन वाले, इन सभी को हम लोगों ने इस सभी के बारे में डिस्कशन किया। अब हम लोग कुछ और चीजों के बारे में देखेंगे। आज इस चैप्टर को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, जिससे कल नए टॉपिक की शुरुआत हो सके।
इंटरनेशनल कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन, इंटरनेशनल कोडेक्स कमीशन, यस आई ओके, इंटरनेशनल कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन, ये क्या है हमारा, इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य हम लोग देखेंगे, उद्देश्य, इसका उद्देश्य स्वास्थ्य को बेहतर बनाना और गुणवत्ता में वृद्धि करना, जिससे फूड ट्रेड को बढ़ावा मिल सके, किसको, फूड ट्रेड को बढ़ावा मिल सके। तो इंटरनेशनल कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन का उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई, स्वास्थ्य को बढ़ावा और गुणवत्ता को की वृद्धि के लिए, जिससे फूड ट्रेड को बढ़ावा मिल सके, इस उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई। स्वास्थ्य को बेहतर बनाना और गुणवत्ता में वृद्धि लाना, जिससे फूड ट्रेड को बढ़ावा मिल सके। इस उद्देश्य से क्या की गई, इसकी स्थापना इस उद्देश्य से की गई। तो स्वास्थ्य को बेहतर बनाना, गुणवत्ता में वृद्धि लाना, जिससे फ्रूट ट्रेड को बढ़ावा मिल सके, इस उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई, इसकी स्थापना की गई। किसकी स्थापना, इंटरनेशनल कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन की स्थापना स्वास्थ्य को बेहतर बनाने और गुणवत्ता में वृद्धि लाने के लिए, जिससे फूड ट्रेड को बढ़ावा मिल सके, इस उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई। अब हम लोग कौन सा देखेंगे, फल उत्पाद आदेश, यानी FPO, फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर, क्या, फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर, FPO, जिसको क्या कहते हैं, फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर, क्या है, फल उत्पाद आदेश, फल उत्पाद आदेश, इसको क्या कहते हैं, फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर को, FPO को फल उत्पाद आदेश। यह 1946 में इसकी स्थापना हुई। कब स्थापना हुई, 1946 में स्थापना हुई, बट लागू कब हुआ, लागू 1955 में हुआ। 46 में स्थापना हुई, 1946 में, और लागू यह 1955 में हुआ। यह आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत FPO की स्थापना की गई। किसके तहत, आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत। और 2006 में जो है
खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम के बाद इसको क्या कर दिया गया, इसको निश्चित कर दिया, अनिवार्य कर दिया गया कि इसको, इसके चिन्ह को अनिवार्य रूप से लगाया गया। किसके? 2006 के खाद्य सुरक्षा अधिनियम के बाद, 2006 के खाद्य सुरक्षा अधिनियम के बाद से भारत में क्या अनिवार्य कर दिया गया, अनिवार्य कर दिया गया। और इसमें क्या किया गया, जैसे 2006 से इसको भारत में अनिवार्य कर दिया गया कि जितने भी हमारे फ्रूट यानी फल के उत्पाद हैं उनपे क्या एफपीओ का ट्रेड या चिन्ह आवश्यक यानी अनिवार्य रूप से उसमें उसका चिन्ह लगा रहे। जैसे फल उत्पाद कौन कौन से हमारे, फल के द्वारा हम जैम जो बनाए जाते हैं या फल द्वारा बनाए गए पेय पदार्थ हो गए या फिर अचार हो गया, ये सारी चीजें क्या है हमारी इसके अंतर्गत आती हैं। इन सारे प्रोडक्ट पर एफपीओ का ट्रेडमार्क या चिन्ह होना जरूरी है। 2006 से इसको अनिवार्य रूप से कर दिया गया और यह 1946 में इसकी स्थापना हुई। लागू कब हुआ? 1955 में हुआ। एफपीओ क्या करता है, यह इस बात की गारंटी देता है कि जो भोज्य पदार्थ है, खाद्य पदार्थ है, वह सुरक्षित स्वच्छ वातावरण में तैयार किया गया है और यह बेहिचक उपयुक्त उपयोग में लाने लायक वस्तु है। यह जो है अगर इस पे इसका वो ट्रेडमार्क लगा हुआ, एफपीओ लगा हुआ चिन्ह, तो इसका मतलब ये किस चीज की गारंटी देता है कि वह पूरी तरह से स्वच्छ और शुद्ध है, इसको उपयोग में लाने लायक या उपयुक्त है। भोज्य पदार्थ यानी फल वाले उत्पाद पर यह लगा होता है। भारत में जब हम कोई भी फल उद्योग से संबंधित कुछ भी खोलते हैं, फल उद्योग से संबंधित व्यापार करते हैं, तो उसके लिए एफपीओ का लाइसेंस लेना जरूरी होता है। ओके, यह क्या करता है, इस उद्देश्य के लिए मानक विकसित करने वाली और मार्क जारी करने वाली एजेंसी भारत सरकार का खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय है। भारत सरकार खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा यह लाइसेंस दिया जाता है। तो जो भी फल से संबंधित उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग शुरू करना चाहता है उसके लिए एफपीओ से लाइसेंस लेना जरूरी होता है। मेन उद्देश्य क्या है, एफपीओ जैसे होता है, एफपीओ को हम इस तरह समझ सकते हैं, यह क्या करता है, फल उत्पाद जितने भी हैं उसकी गारंटी देता है अगर इसमें एफपीओ का चिन्ह या ट्रेडमार्क है कि यह शुद्ध स्वच्छ वातावरण में तैयार किया गया या खाने के लिए यूज करने के लिए उपयुक्त है। ओके, अब हम देखेंगे भारत के मुख्य दो मानक हैं। कौन कौन से हैं भारत के मुख्य दो मानक? भारत के दो मुख्य मानक आपके, एक मार्क है जो कि एग्रीकल्चर से संबंधित है और दूसरा भारतीय मानक संस्थान यानी ISI। ओके, तो भारत में दो मुख्य मानक, भारत के दो मुख्य मानक कौन कौन से हैं? एगमार्क, पहला आपका हुआ एगमार्क। एगमार्क इन सभी के बारे में डीपली हम बताएंगे एक्सटेंशन के पेपर में, इसका फुल फॉर्म क्या है, कैसे आया, क्या क्या है इसके अंतर्गत। यह सभी कृषि उत्पादों से संबंधित है। 1937 में सभी कृषि उत्पादों से संबंधित, यह कब आया? 1937 में। एगमार्क कब आया? यह इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। एगमार्क किससे संबंधित है? कृषि उत्पादों से संबंधित है। यह 1937 में इसको स्थापित किया गया। ब्रीडिंग एंड मार्केटिंग
मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एक्ट के अनुसार प्रोडक्ट एक्ट के अनुसार गुणवत्ता पौष्टिकता बनाए रखने हेतु मानक तैयार किया गया। गुणवत्ता एवं पौष्टिकता बनाए रखने हेतु कुछ मानक तैयार किए गए। बनाए रखने हेतु मानक तैयार किए गए। टाइम बहुत ज्यादा हो रहा है। जो ग्रेड 1 जिसमें कौन कौन सा आता मानक? ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4। ओके, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4 ये विशिष्ट श्रेणी, उत्तम श्रेणी, अच्छी और साधारण। ये ग्रेड 1 किसके अंतर्गत? विशिष्ट श्रेणी, उत्तम श्रेणी, अच्छी श्रेणी और साधारण श्रेणी। तो इसके द्वारा कुछ मानक तैयार किए गए। ग्रेडिंग एंड मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एक्ट के तहत गुणवत्ता और पौष्टिकता को बनाए रखने में कुछ मानक तैयार किए गए जो इस तरह से ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4। ग्रेड 1 के जो है विशिष्ट श्रेणी के अंतर्गत 2, उत्तम श्रेणी के अंतर्गत 3, अच्छी श्रेणी के अंतर्गत और 4 साधारण श्रेणी के अंतर्गत आता है। और दूसरा हमारा क्या है? भारतीय मानक संस्थान, इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। भारतीय, पहला एक मार्क है, दूसरा भारतीय मानक संस्थान, जिसको हम क्या कहते हैं? ISI, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। इसकी स्थापना कब की गई? 1952 में। तो भारतीय मानक संस्थान और एगमार्क जो है भारत के दो मुख्य मानक हैं। यह जो है ISI सभी फैक्ट्री उत्पादों में इसकी गुणवत्ता की गारंटी देता है। सभी फैक्ट्री उत्पादों हेतु किसकी गारंटी देता है? गुणवत्ता की गारंटी देता है। ISI क्या करता है? सभी फैक्ट्री उत्पाद जितने भी हैं, अगर इसका वो चिन्ह लगा हुआ तो इसका मतलब हुआ उत्तम यानी गुणवत्ता पूर्ण है। तो भारत के दो मुख्य मानक एगमार्क हैं जो कृषि से संबंधित है और भारतीय मानक संस्थान जो फैक्ट्री उत्पादों से संबंधित है। ओके, तो आज हमारा फूड एडल्ट्रेशन यानी भोज्य पदार्थों में मिलावट कंप्लीट हुआ। आज ये टॉपिक हम लोगों का पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। कल हम लोग न्यू टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।